I will have to get my cello. And Please. Yeah, we want you. फाइव मिनट सर, वेंकट सर 2 मिनट खाली, क्योंकि वो शेलो के साथ। You ring the bell first after. अच्छा हाँ, सेकंड बेल ना, या हाँ, करेक्ट यही बस और को नहीं है। हो गया, 20 हो गया, पहले का हो गया। Oh, that was 39. This action will be like the action. Yeah, like that. Yeah. गीता जी, आपको माइक दो क्या? एक माइक रुक जाओ, रुक जाओ। कैमरा आना चाहिए तो इसका भी थैंक यू सो मच। सही बात। जो म्यूजिकल फेस्टिवल है, जिस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है, बहुत ही ग्लोरियस वे में आपने भी अपने सुरों से सबको मनमोहित किया है। इस पूरी शाम के बारे में हम जानना चाहेंगे आप क्या कहेंगे? हम एक्चुअली ये जब शाम ख़त्म हो जाता है ना, तो पूरे साल फिर अगले इस तरह का एक शाम के लिए इंतज़ार करते हैं हमारे परिवार में। जी। और ये 25 साल हो गया है कि हमने ये लक्ष्मी नारायण ग्लोबल म्यूज़िक फेस्टिवल किया। शुरू में मेरे हस्बैंड अपने फादर के मेमोरी में प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण के नाम में शुरू किया था। और पहला प्रोग्राम ग्रेट MS भारत रत्न MS सुब्बलक्ष्मी जी ने लाइटिंग ऑफ द लैम्प से शुरुआत किया। फिर तब से इंटरनेशनली हर तरीके के आर्टिस्ट हो, सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा हो, या बड़े बड़े जैज़ आर्टिस्ट अमेरिका से हो, या बड़े क्लासिकल आर्टिस्ट इंडिया से हो, या वर्ल्ड म्यूज़िक के हर तरीके के आर्टिस्ट हो, तो हर तरह के आर्टिस्ट हमारे फेस्टिवल में आते हैं। और हम ये कोशिश करते हैं कि सारे म्यूज़िक लवर्स को ये अपॉर्चुनिटी दिया जाए कि यहाँ बैठे वो विश्व के हर आर्टिस्ट को यहाँ बैठ के सुन सके, क्योंकि सब तो बाहर नहीं जा सकते। हाँ, और मुझे लगता है आज की दुनिया में जब दुनिया इतना छोटा हो गया है, तो हर तरह का म्यूज़िक सुनना बहुत ज़रूरी हो गया। तब जाकर हमारे आर्टिस्ट भी तैयार होंगे, सब लोग का कान खुलेगा, मन खुलेगा, और ये भाषा, रंग, जाति, सबकी ये जो भेदभाव है, मुझे उम्मीद है कि म्यूज़िक से मिट सकता है। तो हमारा फेस्टिवल इज़ फॉर पीस एंड हारमनी। और ये 25वां साल में हमने सोचा कि मेरे हस्बैंड के उनका बहुत बड़े आइकॉन हैं लॉर्ड यहूदी मेनुइन, जो वायलिन के बहुत लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं वेस्टर्न क्लासिकल में, और उनको अपॉर्चुनिटी उनके साथ काम करने का मिला है। यूनाइटेड नेशंस में बजाया, 2-3-4 अच्छे जगहों में इंडिया को रिप्रेजेंट करके उनके साथ बजाया। तो उनका ये 100th डेथ सेंटेनरी है, बर्थ सेंटेनरी है, 100th बर्थ सेंटेनरी है। तो इस वजह से इसको सेलिब्रेट करने के लिए हमने सोचा कि ये फेस्टिवल यहाँ पर ऐसे करें। इसलिए हमने यूरोप के बहुत बड़े क्लासिकल वायलिनिस्ट वैडिम रेपिन को बुलाया और उनको आज ये अवार्ड दिया है। और इसमें मैं शामिल होना इसलिए पसंद करती हूँ कि मेरी भी कोशिश रहती है कि हमारा संगीत जो है जिस तरह से चल रहा है इतने साल, वो मैं दिखाना चाहती हूँ कि हमारे रूट्स इंडियन म्यूज़िक में कितना स्ट्रॉन्ग है। और मेरे हस्बैंड एकदम क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल और वेस्टर्न क्लासिकल और फ्यूजन ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, पर मैं अपने वॉइस, अपनी भाषाओं से चाहती हूँ कि मैं भी लोगों को बताऊँ कि इस सब दुनिया के हर अलग अलग आर्टिस्ट के बीच में मैं भी अपना भाषा और अपना संगीत लेके मैं भी हाजिर हूँ। तो हमारी परिवार इसलिए इसमें शामिल होती है, और हमें बहुत खुशी होती है जब हमें लोगों का सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है। और हर साल हम ऐसे ही कोशिश करेंगे कि बहुत अनोखे आर्टिस्ट आएँ जो सोच भी नहीं सकते कि हम वो इंडिया में आएंगे और हम उनको देख पाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े पॉप स्टार तो आ जाएंगे, पर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे पैन फ्लूट हो, वेस्टर्न क्लासिकल वायलिन हो, जिप्सी वायलिन हो, फिर उसके बाद कोटो हो, और डिजिडिरू हो, ऑस्ट्रेलियन इंस्ट्रूमेंट्स हो, जापानीज़ हो, चाइनीज़ हो, आइवरी कोस्ट से भी आर्टिस्ट आए हैं। तो हमारा यही कोशिश रहेगा कि कहीं ना कहीं इस पूरा दुनिया को एक स्टेज में हम एक करके आर्टिस्ट बुला के
हम ये बताएं कि एक्चुअली ये दुनिया बहुत छोटा है और हम आपस में बहुत मिलके सुंदर तरीके से एक घर की तरह मिलके रह सकते हैं। ओके, एक ये जानना चाहूँगा, समझना चाहूँगा कि आपस में जो तालमेल हमने देखा काफ़ी बेजोड़ हमने देखा इस फेस्टिवल में, ये किस तरह बरकरार हो जाता है? एक्चुअली एक बात बताऊं, जो आर्टिस्ट आते हैं ना, स्पेशली विदेशी आर्टिस्ट जो आते हैं और यहाँ के भी जो बड़े बड़े जो क्लासिकल आर्टिस्ट आ चुके हैं, वो इसमें मेरे हस्बैंड बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि वायलिन को बाहर विदेश पहुँचाना और दुनिया के सोचिए 10 माने जाने वायलिनिस्ट में इनका एक नाम है। और आप जानते हैं कि वायलिन एथनिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इंडियन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है और वो लोग बहुत माहिर हैं इस इंस्ट्रूमेंट में। तो एक इंडियन वायलिनिस्ट को उन वायलिनिस्ट के साथ शामिल होना बहुत बड़ी बात है, तो वो बहुत इज्जत करते हैं और उनकी पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से वो लोग आते हैं। तो नहीं तो आप जानते हैं, इन लोगों की बहुत बड़ी बड़ी मैनेजमेंट होती है, वो मैनेजमेंट और वो मैनेजर के थ्रू जाके आर्टिस्ट तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। ये इसलिए होता है कि इनके साथ ही बजाते हैं यूरोप में, तो कहते हैं हमारा फेस्टिवल हो रहा है तो आप आओगे, तो कहते हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम आएंगे, पर ये भी कोशिश कीजिए कि आप हमारे फेस्टिवल में आएँ, एक्सचेंज जो होता है। इसी तरह सबसे पहला फेस्टिवल हमारा जो इसमें हुआ था, सबसे पहले गेस्ट लॉर्ड यहूदी मेनुइन रहे। ही वॉज द फर्स्ट आर्टिस्ट टू कम, फर्स्ट वायलिनिस्ट टू कम फॉर आवर फेस्टिवल। तो ये बिल्कुल पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से ही होता है। मैम, आपकी आवाज़ की बात करूँगा, चाहे वो 90s के सॉन्ग में हाल ही में जो भी सॉन्ग आपने गाए हैं, उन गानों की मैं जानना चाहूँगा, जवानी आज भी बरकरार है, लोग सुनना पसंद करते हैं। आजकल के जो गाने होते हैं आप एक या 2 महीने के अंदर आप भूल जाते हैं, लेकिन पुराने गानों में ऐसी क्या खासियत उसकी बहुत कारण, अलग अलग कारण है। एक तो ये भी कारण है कि देखिए कि आजकल फिल्में बहुत ज़्यादा बन रही, पहले कम फिल्में बनती थी और आजकल फिल्में बहुत बन रही हैं, बहुत सारे गाने मार्केट में आ रहे हैं। वो तो एक काम होता है कि एक कुछ गाने वो चलो नई फिल्म के गाने आ रहे हैं, ये ख़त्म हुआ तो और एक नई फिल्म, पहले इतनी फिल्में तो बनती नहीं थी। और दूसरी बात मेरे हिसाब से लिरिक्स बहुत ज़रूरी होता है। पहले जिस तरीके से गाने लिखा जाते, जिस तरह से लोग लिखते थे, मन हाँ बहुत, जैसे साहिल लुधियानवी साहब, मजरू साहब, ये लोग बहुत बड़े बड़े राइटर्स और भी इतने बड़े बड़े राइटर्स ऐसे गाने लिख के गए कि वो गाने हमारी ज़िंदगी के हर क्षण से जुड़ा हुआ है, सुख दुख का साथी है। हम कुछ उदास हों तो कहीं ना कहीं किसी पोइट का लाइन्स हमें आ जाता है हमारे दिमाग में, किसी का सोचिए रोमांस फेल हो गया तो वहाँ पे भी जुदाई का कुछ गाना आ ही जाता है दिमाग में, तो वो उनके लिरिक्स हमारे दिमाग में बहुत रहता है। मेरे हिसाब से अब आजकल के गानों में हम मुखड़े के पे या हुक लाइन के बाद हम वो सेंटिमेंट, शायद हमारे दिल में बहुत देर तक वो सेंटिमेंट नहीं रहता है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी लिखी हुई गीत दिल में कहीं ना कहीं बस भी जाता है। आज शायद यही एक वजह भी हो सकती है कि पुराने गानों को रिक्रिएट किया जा रहा है। हाँ, देखिए, लग जा गले कि फिर ये हसीन रात हो ना हो, शायद किसी जन्म में मुलाकात हो या ना हो, कितनी बड़ी बात है। या वक्त ने किया क्या हसीन सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। छोटी सी बात पर इतनी 2 लाइन में पूरी एक फिलॉसफी जैसे। ये बातें अभी मेरे दिल में रह गया ना, इतने सालों के बाद मैं ये गाना गाऊँ या ना गाऊँ, अल्फाज तो मेरे दिल में रह गया। तो मुझे लगता है अल्फाज बहुत ज़रूरी, अच्छे लिखे हुए गाने बहुत साल तक जिएंगे। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू ऑल, थैंक यू। मैडम आप वही बैठिए, सबको भेजना। This is the 25th year Silver Jubilee of Lakshmi Narayana Global Music Festival. It started in memory of my father and guru, Professor V. Lakshmi Narayana. It is to celebrate his contribution, his vision to make Indian violin and Carnatic music globally accepted. Before that, violin was basically an accompanying instrument for vocal and other instruments. So he wanted to make it a main solo instrument, so he created a lot of new techniques incorporating some of the Veena techniques and some of the percussion techniques. So because of him, we were able to perform in all the major concert halls, United Nations, or all the major places, major concert halls. He is responsible for that. After he passed away, we wanted to start this festival. Originally, we thought we will do one concert in Chennai. Then slowly, there were a lot of demands from other cities. When I started, I had Lord Yehudi Menuhin and one of the greatest violinists, Stefan Grappelli, one of the greatest jazz legends, as these two as the
patrons. Then since then it has grown. We have become, we have performed in 20 countries, 22 countries and 50 plus cities all over the world. And even within India, we do in several cities. And we have had the pleasure of having some of the greatest musicians, including Lord Menuhin, when we introduced the International Award. The very first award was given to Lord Ehudin Menuhin by our then His Excellency the President of India, Mr. K.R. Narayanan. The festival started with the Bharat Ratna M.S. Subbulakshmi singing a prayer song and lighting the lamp. We never thought it will, 25 years we have had thousands of artists and millions of people listening to different artists all over the world through television and things like that. So this is a special concert to celebrate also Menuhin centenary, these two concerts, because it's a birth centenary of Lord Menuhin. A lot of foreigners also come to India to their. Can you tell us about regarding that also? Yeah. This year being the tribute to Lord Menuhin, centenary year, I wanted to get a violinist who is one of the best today. Vadim Repin from Russia. He's the child prodigy. He was a child prodigy and is a fabulous violinist with a great reputation. So I asked him to come and be part of it. And also Svetlina, a fantastic piano player from Russia. We also have an excellent cello player from Norway. Last few months back, they were celebrating Menuhin centenary in different parts in Europe, where in Belgium I was asked to write a composition as a tribute to Menuhin, which me and Repin and several other violinists, including Robbie Lakatos, who was here last year from a festival, we all performed the piece together with the Menuhin Orchestra. So at that time I requested Repin to come to India. He has never been to India. This is his first trip to India, so as Svetlina's first trip. So very, very happy they're here. So music is global thing, and but if it comes to Indian music and Indian musicians especially, so where do you see Indian musicians in world level, international level these days? Some of the Indian musicians have the capacity and have established. As far as Carnatic instrumental music is concerned, my father was responsible to make it internationally known things. There are a lot of others who have recently started traveling, and there are several artists who have gone beyond Indian boundaries. Yeah. So we have had in the past Ustad Ali Akbar Khan Sahab, Ravi Shankar, Allah Rakha, then Vilayat Khan Sahab, Bismillah Khan Sahab. You can list of people. In South there have been M.S. Subbulakshmi and people like that who have gone beyond the border of India. Yeah. Now we often see youngsters are more interested towards Western music. So what's the reason behind why they are following only Western music? Most of the case they are going towards this. So what's the reason behind? I wouldn't think so, because at least in Bangalore, we have a school, SAPA, which is Subramaniam Academy of Performing Arts School. There are a lot of children from 3.5 years, they are learning Indian classical music. We have a regular syllabus. Every year there's an exam. The teachers who are trained, they come and learn. And now the Indian music has been implemented, and more than 10,000 children in Bangalore in different schools are learning Indian music, particularly Indian Carnatic voice and instrumental music and other things. And there is a global element we give. So artists like Repin or Svetlina or Audin, when they come, they also go to the different children to demonstrate in a television. I have a television show, Shankara TV. So they appear to give demonstrations. So we have mainly Indian classical component, and there is also a little bit of global component for them to experience different things. There are a lot of people who are learning Indian classical also. But automatically there are a lot of people into other systems, because something new they hear on the television or through internet they are attracted to guitar or keyboard or pop and rock. There will be always certain groups will like other things also. So we see Indian music is our heart, connected to our heart, and it is our soul. We worship it. But do you think commercialization is also very important? Because we see commercialization is not a strong area if it comes to Indian music.
So basically classical music, classical instruments. So do you see it should be implemented in terms of commercialization? I think that is up to the organizers. As artists, we should play our music. We should not think about. But though, as you say, people try to do different things to get more attraction and more attention, and commercialization is happening. And in general, I feel as artists, we should try to focus more on music, spirituality, and the depth of music and purity of the music. And some promoters, some artists do differently. They have the rights to do what they want to do. But now we often see, now we are regularly seeing that now new eras, musicians are using Indian classical themes in their Bollywood or commercial cinema in music. So how do you see these kind of initiatives? Indian classical music has been used in Indian cinema for a long time, like R.D. Burman or Jayadeva, and even before that, people like Naushad or Shankar Jayakishan, Lakshmikant Berlal. The main melody was basically Indian, beautiful Indian melodies. Then they had interlude or bridges where they had Western instruments and some Western arrangement was done either by them or somebody else. Classical music has been there always. But now people are